दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका टैक्सेबल स्टेटस या फिर आपके टैक्सेबिलिटी आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है ऑन अ ईयरली बेसिस। आप जिस भी ग्रेड में कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं एज ए रेजिडेंशियल स्टेटस इन अ ईयर, उसके हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन की जाती है। Residential status is a concept introduced by the income tax law in India, which is very different from the citizenship of India. अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप रेसिडेंट इंडियन भी हो, एंड वाइसली वर्सा अगर आप रेसिडेंट इंडियन है तो इट इज नॉट नेसेसरी आप इंडियन सिटीजन हो। आपका फॉरेन सिटीजन भी एक रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से रेसिडेंट इंडियन कहलाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कैसे डिटरमाइन किया जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। Residential status is broadly determined into three categories. One is non-resident, second is resident but ordinarily resident, and third is resident but not ordinarily resident. So, to qualify as a resident Indian in India, you need to fulfill two basic conditions. One is you need to stay for more than 182 days in a particular year in India, and you must stay for more than 365 days in the past 4 consecutive years in India. अगर आप ये दोनों बेसिक कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप रेजिडेंट इंडियन की क्वालिफिकेशन के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं। However, if your stay in India is less than 60 days in a particular year, you are automatically qualified as a non-resident in India. Now, after qualifying as a resident Indian in India, we need to determine whether you are an ordinarily resident or a not ordinarily resident. So, to qualify as an ordinarily resident of India, you need to fulfill two more conditions. One is you need to satisfy that you were resident of India for at least 2 financial years out of the past 10 financial years. And secondly, you need to prove that you were available in India for more than 730 days in the past 7 years. अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं, देन यू क्वालिफाई एज अ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। इन दोनों कंडीशन में से अगर आपने एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, देन यू विल क्वालिफाई एज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल एज वेल। If in case you are leaving India for the purpose of employment or you are coming to India for the purpose of employment, then जो आपकी second condition थी 60 days and 365 days in the last 4 years, that will not qualify. You will have to mandatorily be in India for 182 days or more. Second basic condition, जब आप employment के purpose से India में आते हैं या India से जाते हैं, उस सिचुएशन में 182 डेज इज मैंडेटरी। नाउ दोस्तों, देयर हैज बीन सम अमेंडमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 whereby the budget 2020 has made some changes in the definition of residential status. Let's understand what were the changes. ये तो हमने देखा कि रेसिडेंट इंडियन क्वालिफाई करने के लिए क्या एक्सेप्शन है अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं, बट इसी के अंदर रेसिडेंट इंडियन को फर्दर क्वालिफाई करना है एज एन ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, देन यू नीड टू फुलफिल वन मोर कंडीशन wherein your stay has been more than 120 days but less than 182 days, and your income in India excluding the foreign income is more than 15 lakh rupees, then you can qualify as a not ordinarily resident in India. But if in case you are not able to meet any of this condition, यानी कि आप 120 days के ऊपर तो हैं but आपकी income is less than 15 lakh rupees, then also you will be qualifying as a नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ये तो बात हो गई आपका रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने का तरीका, बट अब इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। इफ इन केस यू आर क्वालिफाइंग एज अ ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, देन योर एंटायर ग्लोबल इनकम इज लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया। इसका मतलब होता है आपने इंडिया के अलावा अगर बाहर भी कुछ भी अगर आपने इनकम कमाई है, उसके ऊपर भी आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ कम द सिचुएशन कि अगर आपने उस फॉरेन इनकम पे वहां पे ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है तो हम यहाँ पे इंडिया में क्यों शो करें। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। जब अगर आपने इंडिया में आपकी इनकम टैक्सेबल हो रही है एट द रेट ऑफ 30%, बट आपकी वही फॉरेन इनकम इज लायबल टू बी टैक्स या फिर उस पर टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है एट द रेट ऑफ 20%,
देन आपको जो डिफरेंशियल 10% होता है, आपको वो अमाउंट पे टैक्स इंडिया में पे करना पड़ता है। 20% टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। सो हेयर द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो आपको एंटायर ग्लोबल इनकम पे टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा, और अगर आपने कुछ टैक्स पे किया हुआ है ऑलरेडी फॉरेन इनकम पे तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। Now coming to the other side, if you qualify as a not ordinarily resident or a non-resident in India as per the income tax law, then you only need to pay taxes which are only earned, accrued or received in India. अगर आपने इंडिया में कोई भी इनकम अर्न की है, आपको सिर्फ उसी पे टैक्स पे करना है। आपकी फॉरेन इनकम पे आपको कोई भी टैक्सेस इंडिया में पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न एंड आल्सो डिटरमाइनिंग योर टैक्स लायबिलिटी। इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, do let me know in the comment section below, and if you like the content of the video, do not forget to press the like button and subscribe and follow my channel. Thank you so much.